शाम के 4 बजे जब थ्योरी की क्लास खत्म हुई तो रोहन और राज ने थ्योरी टेस्ट के लिए अप्लाई कर दिया। उन दोनों को इस टेस्ट में कोई परेशानी नहीं जाने वाली थी। 5 मिनट के अंदर ही दोनों ने टेस्ट पास कर लिया। इसके बाद दोनों अपने नतीजे लेकर वहां से आ गए। राज और रोहन अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बहुत बेताब थे और वो एक पल के लिए भी ड्राइविंग सीखने का इंतजार नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए जब भी ड्राइविंग या लाइसेंस से जुड़ी कोई बात भी होती तो वो दोनों बड़े ही उत्साह के साथ सब काम समय पर करने के लिए उतारू रहते थे। ठीक ऐसा ही आज भी हुआ था। राज और रोहन अपने टेस्ट के लिए आए थे, जिसके बाद उन्हें लर्निंग लाइसेंस मिलने वाला था। शाही जूनियर अभी भी राज के पीछे पीछे घूम रही थी, लेकिन वो रोहन की नजरों से बचकर दूर आरटीओ के बाहर खड़ी इंतजार कर रही थी। रोहन को अभी तक शाही जूनियर और उससे जुड़ी कोई भी बात नहीं पता थी और राज भी नहीं चाहता था कि रोहन को फिर से एक और नई लड़की के बारे में पता चले और रोहन फिर से राज के पीछे पड़ जाए। राज, मैंने एक गाड़ी सिखाने वाले को ढूंढ लिया है। अब हमें किसी की जरूरत नहीं है। हम आधे महीने में ही बढ़िया कार चलाना सीख जाएंगे और हम लर्निंग लाइसेंस बनाने के बाद पक्का लाइसेंस भी लेकर ही रहेंगे। रोहन ने हंसकर कहा। असल में उसने जो कार सिखाने वाला ढूंढा था उसकी आरटीओ में थोड़ी पहचान भी थी, जिससे उन दोनों का काम और भी आसान होने वाला था। हाँ ठीक है, उसकी फीस कितनी है मुझे बता देना। हाँ एक बात और, आज रात मुझे किसी जरूरी काम से जाना है तो तुम लोग मेरे बिना ही खाना खा लेना, राज ने कहा। अच्छा ऐसी बात है, रोहन ने जवाब दिया। इसके बाद दोनों ने हाथ हिलाकर एक दूसरे को अलविदा कहा और अपने अपने रास्ते पर चले गए। जैसे ही राज आरटीओ से बाहर आया, शाही जूनियर पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। अब हमें कहाँ जाना है? तुम आखिर किस सुराग के बारे में बात कर रहे थे? शाही जूनियर ने क्यूरियस होकर पूछा। हमारे पास जो सुराग है वो है फकीर की ये उड़ती तलवार, राज ने अपनी कमर में टंगी तलवार को थपथपाते हुए कहा। उड़ती तलवार पर खास जादू की वजह से शाही जूनियर उसे देख नहीं सकती थी, लेकिन उसे याद था कि राज ने उस कातिल को मारने के लिए एक तलवार का इस्तेमाल किया था और वो इस बात की बहुत शुक्रगुजार भी थी कि राज ने उस समय उसकी जान बचाई थी, जिस समय वो पूरी तरह से मौत के मुंह में थी। इसका साफ मतलब था कि यह तलवार बहुत ही खास थी और राज इसका इस्तेमाल करना जानता था, लेकिन शाही जूनियर अभी भी उलझन में पड़ी थी, क्योंकि अगर असल में उड़ती तलवार ही सुराग थी तो इस तलवार को कातिल खुद लेकर कैसे आया था? इस तलवार से जब से उड़ती किताब की डिलीवरी हुई है तब से ये फकीर की जगह मेरे ही पास है। सीनियर शल्य ने मुझसे कहा था कि मैं इस तलवार को फकीर को कुरियर कर दूं। हालांकि कल डिलीवरी वाले सौरभ ने मुझे फोन करके बताया कि किसी ने इस तलवार को चोरी कर लिया है। राज ने अभी तक की पूरी घटना शाही जूनियर को समझाते हुए कहा। शाही जूनियर को राज के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं था, इसीलिए राज को शुरू से सारी बातें समझानी पड़ी। अगर राज चाहता भी तो कम शब्दों में नहीं कह सकता था, क्योंकि शाही जूनियर को इतनी सारी घटनाएं फिर ठीक ढंग से समझ नहीं आती। ये सब वाकई राज की खुशकिस्मती और सहयोग से हुआ था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि कातिल शाही जूनियर को मारने के लिए यह तलवार खुद ही लेकर आ जाएगा और इसके बदले उसे खुद को मौत के घाट उतरना होगा। तो इस तलवार को कातिल ने ही चुराया था? शाही जूनियर ने पूछा। नहीं, जिसने ये तलवार चुराई थी वो कातिल नहीं था। सौरभ ने मुझे फोन पे भी बताया था कि चोर भी पकड़ा गया है और वो अभी सौरभ के ही कब्जे में है। मुझे लगता है कि चोर और कातिल साथी हैं, राज ने न में सिर हिलाकर जवाब देते हुए कहा। तो अब हमें चोर के पास चलना चाहिए, शायद हम उससे अपनी जानकारी निकाल सकते हैं। हमें अगर उसकी पहचान पता चल गई तो सारी चीजें अपने आप ही सामने आ जाएगी, राज ने अपनी राय बताते हुए कहा। राज को शक था कि कहीं ना कहीं चिरंजीवी कबीला और कातिल को भेजने वाले लोग आपस में मिले हुए थे और ये सब कुछ चिरंजीवी कबीले और शाही कबीले के शाही शेर के बीच झगड़ा बढ़ाने और इस झगड़े से फायदा बनाने के लिए था। तो अब हमें सौरभ के पास चलना चाहिए, है ना? शाही जूनियर ने कहा और उसकी आंखों में चमक आ गई। अभी तो पहले मैं उसे फोन लगाकर पूछता हूँ कि वो असल में है कहाँ। राज ने फोन निकालकर सौरभ का नंबर डायल करते हुए कहा। घंटी जाते ही सौरभ ने फोन उठा लिया। राज, अपने पार्सल के बारे में पूछने के लिए फोन किया होगा,
है ना? चिंता मत कीजिए, हमने चोर से उसके साथी की जानकारी और उनके अड्डे के बारे में उगलवा लिया है। आज रात तक हम पार्सल वापस ले आएंगे। इसके पहले कि राज कुछ बोल पाता, सौरभ ने सारी बात अपनी तरफ से कह डाली। अब पार्सल को ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किस्मत से वो पार्सल लौटकर मेरे पास ही आ गया है। मैं सारी कहानी तुम्हें फिर कभी बताऊंगा, लेकिन मुझे अभी के लिए तुम्हारी एक मदद चाहिए। मैं उस चोर से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे उससे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। राज ने उड़ती तलवार को देखकर हंसते हुए कहा। राज की बात सुनकर सौरभ के एकदम होश उड़ गए। वो अपनी जगह पर बिल्कुल जम सा गया। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं अभी कुरियर के ऑफिस में हूँ। आप अभी कहाँ हैं? अगर मैं ही आपको लेने के लिए आ जाऊं तो ठीक रहेगा क्या? सौरभ ने कहा। हाँ, ये भी बढ़िया रहेगा। तुम मुझे सेंट सेबेस्टियन स्कूल के गेट पर लेने आ सकते हो, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। राज ने जवाब दिया। ठीक है, तो मैं वहां पहुंचता हूँ, सौरभ ने कहा और फोन रख दिया। चलो चले, हमें मेरे स्कूल के गेट पर सौरभ का इंतजार करना है। फोन रखने के बाद राज ने शाही जूनियर से कहा। शाही जूनियर ने सिर्फ सिर हिलाकर इशारा कर दिया। इसके बाद दोनों सेंट सेबेस्टियन स्कूल की तरफ चलने लगे। शाही जूनियर, तुम ये बताओ कि शाही शेर अभी तक क्यों नहीं आए? राज ने चलते चलते पूछा। लम्बकरण से और ग्रुप में मिली जानकारी के हिसाब से शाही शेर 10 मिनट में राज के पास पहुंचने वाला था, लेकिन अब तक कई घंटे बीत चुके थे, फिर भी शाही शेर का कोई अता पता नहीं था। क्या पता ऐसा क्या हुआ? मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं तभी से तुम्हारे ही साथ हूँ, तो जितना तुम्हें मालूम है उतना ही मुझे भी मालूम है, शाही जूनियर ने कहा। ठीक है, मैं पहाड़ी महारथियों से इस बारे में पूछता हूँ। राज ने अपनी डिवाइस निकाली और पहाड़ी महारथी में मैसेज कर दिया। सीनियर शाही शेर, क्या आप अभी तक देहरादून नहीं पहुंच पाए हैं? राज ने पूछा। मुझे अभी तक शाही शेर से कोई जवाब नहीं मिल पाया है। जैसे ही शाही शेर से मेरी कोई भी बात होती है, मैं खुद तुम्हें इस बारे में बता दूंगा। राज के मैसेज के तुरंत बाद लम्बकरण ने कहा। ठीक है, मैं आपसे कांटेक्ट में रहूंगा। मैं अभी कुरियर ऑफिस जा रहा हूँ। यदि शाही शेर हमारे बारे में पूछे तो उन्हें सीधा दफ्तर भेज देना, राज ने जवाब देकर कहा। ठीक है, अपना ख्याल रखना, लम्बकरण ने कहा। यार तुम ये सब हटाओ, मुझे अपना फोन दो राज। मैं खुद ही शाही शेर को फोन करके पूछ लेती हूँ कि वो कहाँ है। शाही जूनियर ने गहरी सांस लेकर कहा। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? राज ने अपना फोन शाही जूनियर को देकर कहा। शाही जूनियर राज के फोन में नंबर डालने लगी। लगता है शाही शेर के फोन की बैटरी चली गई है, उनका फोन बंद आ रहा है। थोड़ी देर बाद शाही जूनियर ने अपनी भौहें उठाकर कहा, फिर हमें उनके कांटेक्ट करने तक इंतजार करना होगा। वो क्या है? राज ने दूसरी किसी चीज की तरफ इशारा करके कहा। शाही जूनियर ने राज की उंगली के इशारे को देखा। आसमान में थोड़ी ही दूरी पर काले धुएं की एक गेंद जैसी चीज काफी तेजी से उमड़ रही थी और इस गेंद के पीछे एक कुत्ता अपनी पूंछ हिलाते हुए भाग रहा था। ये सारा काम हवा में ही चल रहा था, जो कि देखने में बहुत ही अजीब था। एक शैतानी जानवर, शाही जूनियर ने कहा। असल में तो बात ये थी कि एक शैतानी जानवर के शरीर को आम इंसान नहीं देख सकते थे, इसीलिए वो राज और शाही जूनियर के अलावा किसी और को नहीं दिख रहा था। जब शाही जूनियर और राज अपनी बातों में लगे थे, तभी उस गेंद ने अपनी दिशा बदल ली और सीधा राज और शाही जूनियर की तरफ बढ़ने लगी। राज का एक हाथ तुरंत ही उड़ती तलवार पर चला गया और दूसरा शैतानी बंधन तिलिस्म पर। राज हमला करने के लिए तैयार था। जैसे ही धुएं की वो गेंद करीब आई, वो बड़ी हो गई और उसने राज और शाही जूनियर को अंदर कैद कर लिया। शाही कबीले के वारिस, मैंने तुम्हें आखिरकार ढूंढ ही लिया। धुएं के अंदर से एक आवाज आई। आखिर कौन है? राज ने चिल्लाकर कहा। जैसे ही राज की आवाज सुनाई दी, तभी एक बड़े से हाथ ने राज को जकड़ लिया। राज को ऐसा लगने लगा जैसे वो बादलों के बीच हवा में उड़ रहा हो। इसके अलावा राज के पीछे मौजूद शाही जूनियर किसी अदृश्य ताकत से दूर धकेल दी गई। मेरा नाम शैतानी जादूगर अलगू है। शाही कबीले के वारिस, क्या तुम मेरे साथ एक सफर पर चलना चाहोगे? चिंता मत करो, मुझे तुम्हारी जिंदगी नहीं चाहिए। धुएं में से अलगू ने हंसते हुए कहा। क्या तुम कातिल के साथी हो?
लेकिन मैं शाही कबीले का वारिस नहीं हूँ। शैतानी जादूगर, तुमने गलत शख्स को पकड़ लिया है, राज ने कहा। अलगू ने राज की बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि इतनी देर में वो बड़ा सा कुत्ता भौंकते हुए वहां आया और उसने धुएं के पास आकर काट लिया। इस कुत्ते की तो। अलगू ने राज को कसकर पकड़ा और तुरंत आसमान की तरफ उड़ने लगा। कुत्ता भौंकते हुए उनके पीछे दौड़ने लगा। अलगू ने गलत व्यक्ति को शाही कबीले का वारिस समझकर उठा लिया था, लेकिन फिलहाल ये सच किसी और को नहीं पता था। शाही कबीले के वारिस को नीचे छोड़ दो कमीने, वो हमारा शिकार है, स्कूल के मैदान से धुएं की गेंद के पीछे दौड़ते हुए कहा। ये वही चिरंजीवी कबीले के अंकल थे, जिनके हाथ में अब पट्टी बंधी हुई थी। अलगू, वो कुत्ता और अंकल तीनों एक दूसरे का पीछा करते हुए अचानक गायब हो गए। इस पूरे मामले में जो किरदार अहम था वो शाही जूनियर थी, जो कि अपने पेट पर हाथ रखते हुए अपनी जगह पर खड़ी हो रही थी, और असल में वही थी जो शाही कबीले की वारिस थी। उसे तो समझ भी नहीं आ रहा था कि ये सभी लोग राज के पीछे क्यों पड़े थे। क्या राज इस सब से बचकर निकल पाएगा? क्या शैतानी जादूगरों से लड़ने के लिए राज तैयार है? शाही कबीले की शाही जूनियर के शरीर में गहरी चोटें थी, इसीलिए वो उस धुएं की गेंद, कुत्ते और अंकल के पीछे नहीं भाग सकती थी। ये देखकर उसने अपने दांत पीसे और राज के फोन से शाही शेर को फोन लगाया। वो बस उम्मीद कर रही थी कि इस बार शाही शेर फोन उठा ले। आसमान में अलगू, जो धुएं की गेंद बना हुआ था, उसका पीछा कुत्ता लगातार कर रहा था। इस जादुई कुत्ते की ताकत का कोई जवाब नहीं था। अलगू भी इस कुत्ते के कारण काफी परेशान हो गया था। उसने कभी नहीं चाहा था कि उसके काम में ये कुत्ता रुकावट पैदा कर दे, लेकिन अब तो कुत्ता उसके पीछे पड़ चुका था। थोड़ी देर पहले जब अलगू ने कुत्ते से पंगा लिया था, तो उस दौरान कोई भी साफ तौर से ये नहीं कह सकता था कि दोनों में से कौन ताकत के मामले में बढ़कर है। अलगू जानता था कि अगर वो पूरी ताकत से भी इस कुत्ते के खिलाफ हमला बोले, तो भी उन दोनों के बीच कई दिनों तक लड़ाई चलेगी। इसके अलावा अलगू को इस शैतानी कुत्ते की असली ताकतों का भी पता नहीं था। हालांकि अभी के लिए अलगू के पास कई सारे जरूरी काम थे। ऐसे में एक कुत्ते पर समय बर्बाद करना अलगू को ठीक नहीं लग रहा था। भले ही मैं तुमसे पंगा नहीं लेना चाहता, लेकिन क्या मैं तुमसे छुप भी नहीं सकता? अलगू ने मन ही मन सोचा और अपनी रफ्तार बढ़ा ली, ताकि वो अपने और उस शैतानी कुत्ते के बीच सही दूरी बना ले। राज अभी भी अलगू की पकड़ में था। हवा में उड़ते हुए राज को अंदर ही अंदर काफी अजीब महसूस होने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा था। राज आज बहुत ही बदकिस्मत था, क्योंकि अब चिरंजीवी कबीले के अंकल दोबारा से उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे। अंकल अभी तक छुपे हुए थे और शाही कबीले की शाही जूनियर के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपने चिरंजीवी कबीले से लोगों की मदद आने का भी थोड़ी देर इंतजार किया, लेकिन उनका इंतजार काम नहीं आ पाया। अभी भी अंकल शाही जूनियर को जिंदा पकड़ना चाहते थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि शैतानी जादूगर अलगू आसमान से टपक कर शाही कबीले के वारिस को पकड़ लेगा और अपने साथ आसमान के सफर पर ले जाएगा। हालांकि अभी तक अंकल ने सिर्फ शाही कबीले का वारिस और मेरे साथ चलोगे ही सुना था। इसके अलावा अलगू की पकड़ में असल में कौन था, इस बारे में अंकल को भी कोई खबर नहीं थी। उन्हें यही लग रहा था कि शाही जूनियर पकड़ी गई थी, और अगर ये बात कहीं से कहीं तक भी सही थी, तो ऐसे में चिरंजीवी कबीला शाही शेर से सौदा नहीं कर सकता था। इसीलिए बिना ज्यादा सोचे समझे चिरंजीवी कबीले के अंकल धुएं की उस गेंद और शैतानी कुत्ते की तरफ उछल चुके थे। अंकल के दिमाग में बस एक अधूरा सच ही चल रहा था। उन्होंने एक बार भी जमीन पर मौजूद शाही जूनियर को देखा तक नहीं था और बस अलगू के पीछे पड़ गया था। अंकल ने अलगू का पीछा करते हुए आवाजी तिलिस्म का भी इस्तेमाल किया था। इसके अलावा अंकल ने चिरंजीवी कबीले के कुछ लोगों को बुलाकर भी उनकी मदद मांग ली थी। उस धुएं की गेंद को रोको, हमें शाही जूनियर को पकड़ना ही होगा, अंकल ने दांत पीसते हुए कहा। इस बार चिरंजीवी कबीले को कामयाब होना जरूरी था। अब कोई भी नाकामयाबी बर्दाश्त करने लायक नहीं थी। अब हर हाल में शाही जूनियर को पकड़ना जरूरी हो गया था।
वहीं सेंट सेबेस्टियन स्कूल से कुछ किलोमीटर की ही दूरी पर माहौल में भूतिया शक्तियों की मौजूदगी हो चुकी थी। इन शक्तियों ने पूरे आसमान को ढक लिया था। चारों तरफ गहरा अंधेरा दिख रहा था, मानो रोशनी को अंधेरे ने कब्जे में कर लिया हो। यहाँ शाही शेर अपने हाथ बांधे खड़ा था। उसकी जादुई तलवार ने कई सारी तलवारें पैदा कर दी थी, जो कि तलवारों के किसी समुद्र की तरह लग रही थी। लग रहा था जैसे शाही शेर अभी अभी कोई बड़ा हमला करके चैन की सांस लेके खड़ा हुआ था। शाही शेर के अगल बगल में कई अधूरे शरीर के भूत उड़ रहे थे। उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, फिर भी वो शाही शेर की तलवार के नीचे ही थे। सब के सब शाही शेर की तलवार के शिकार हो चुके थे। कई कई भूतों के चितड़े यहाँ वहां बिखरे हुए थे। भूत भक्षण मंत्र, ये तो कमाल का जादू था, लेकिन इतने से मुझे नहीं रोका जा सकता। तुम्हें कुछ बड़ा करना होगा, शाही शेर ने कहा। यह जादू संख्या से मिलने वाली जीत पर आधारित था, जैसे कई सारी चींटियां मिलकर एक हाथी को भी पचाड़ सकती थी। ऐसी रणनीति जादूगरी की दुनिया में बहुत फेमस थी और इसकी मदद से कई घंटों की लड़ाई लड़ी जा सकती थी। आज शाही शेर का विरोधी काफी तैयारी से आया था और ये सब सिर्फ और सिर्फ शाही जूनियर को पकड़ने के लिए था। शाही शेर के सामने सफेद कपड़े पहनकर एक जादूगरनी खड़ी थी, जिसने भूत भक्षण मंत्र का इस्तेमाल किया था। उसके शरीर पर कई सारी पट्टियां थी और वो मिस्र की किसी मम्मी की तरह ही लग रही थी। उसके पूरे शरीर में बस उसकी लाल आंखें साफ देखी जा सकती थी। इसके अलावा उसके पूरे शरीर में से सड़ी लाश जैसी बदबू उड़ रही थी। बचपन से ही इस जादूगरनी के पास ऐसी शक्तियां मौजूद थी और वो भूतों को बुलाकर अपने ही शरीर में कैद कर सकती थी। पुराने समय में शैतानी कबीले के लोग इस तरह के रास्तों पर चला करते थे। इस सफर पर किसी भी जादूगर या जादूगरनी को भूतों को खोजने के लिए नहीं जाना पड़ता, बल्कि भूत खुद उनका रास्ता ढूंढते हुए आ जाते हैं। इसीलिए भूतिया जादूगरों की ताकत का मुकाबला करना कठिन माना जाता था। इस तरह की शक्तियों के चलते इस जादूगरनी को किसी जादुई खजाने की भी जरूरत नहीं थी। वो सिर्फ अपने शरीर से ही हजारों की तादाद में भूत रिहा कर सकती थी और भूत भक्षण मंत्र की पेशकश बना सकती थी। ये ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए भूत भक्षण मंत्र काफी नहीं होगा और इस तरह मैं तुम्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगी, जादूगरनी ने कहा। शाही शेर ने गर्व के साथ हुंकार भरी और अपनी जादुई तलवार से हवाई हमला करके तलवार की दिव्य शक्ति का कमाल दिखाया, जिससे हवा में एक जोरदार लहर पैदा हो गई। अपने भूतों की मदद के बिना भूत भक्षण मंत्र तबाह होने के कगार पर पहुंच गया। माहौल से भूतियापन कम होने लगा। जमीन पर जितने भी भूत गिरे हुए थे वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर आसमान में गायब हो गए। ये सब देखकर उस जादूगरनी को बहुत गुस्सा आया। उसने भूत भक्षण मंत्र के लिए किसी जादुई खजाने की जगह अपने ही शरीर का इस्तेमाल किया था, लेकिन भूत भक्षण मंत्र तबाह हो चुका था, जो कि उसके लिए बड़ा झटका था। जैसे ही मंत्र पूरी तरह से तबाह हुआ, शाही शेर अपनी जगह पर गायब हो गया और तुरंत ही उस जादूगरनी के पीछे दिखाई देने लगा। उसने अपने हाथ में पकड़ी तलवार को सीधा उस जादूगरनी की गर्दन पर अड़ा दिया। शाही शेर इस जादूगरनी को मारना नहीं चाहता था, बल्कि इससे जानकारी निकलवाना चाहता था। शायद जादूगरनी भी इस बात को समझ चुकी थी कि अब उसके पास बचने का कोई मौका नहीं था, इसीलिए उसने खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। हमारे सरदार ने मुझसे तुम्हें कुछ बताने को कहा है। अगर तुम शाही जूनियर को ढूंढना चाहते हो तो चंद्र कबीले आ जाओ। मुझे तुम्हें बस रोक कर रखना था। जब तक मैं तुम्हें यहाँ अटका कर रखे हूँ, उतनी देर में हमारे सरदार का आदमी शाही जूनियर को अगवा कर लेगा। शाही शेर कुछ पूछ पाता इसके पहले ही उस जादूगरनी ने बोलना शुरू कर दिया। उस जादूगरनी की बात सुनकर शाही शेर को गुस्सा आ गया। उसे नहीं पता था कि ये चंद्र कबीला क्या बला थी, और ऐसे में चंद्र कबीले को ढूंढना तो दूर की बात थी। शाही शेर ने आज तक इस कबीले के बारे में सुना भी नहीं था। इस कारण से उसे लग रहा था कि ये काफी छोटा कबीला होगा। ये चंद्र कबीला कहाँ है? शाही शेर ने पूछा। मुझे नहीं पता,
मैं कभी भी चंद्र कबीले नहीं गई। मेरा काम बस यहीं तक का था, जो कि पूरा हो चुका है। अब तुम्हें मुझे मारना है तो मार दो, या कुछ और करना है तो वो कर दो। जादूगरनी ने ना में सिर हिलाकर जवाब दिया। तुम तो दिमागी तौर से पूरी तरह पागल हो। तुम्हें जिंदा छोड़ा तो तुम किसी और की नाक में दम करोगी। इतना कहते हुए शाही शेर ने तलवार उस जादूगरनी के सिर के आर पार कर दी, जिससे खून का एक बड़ा सा फव्वारा उछला और चारों तरफ खून ही खून फैल गया। वो जादूगरनी धड़ाम से जमीन पर गिरकर ढेर हो गई और उसकी सारी शक्तियां धरी की धरी रह गई। अगर कोई आपको कहीं जाने का कहे और उसे खुद ही उस जगह के बारे में पता ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को आमतौर पर पागल ही कहा जाएगा। ठीक यही शाही शेर के मामले में हुआ। पहले उस जादूगरनी ने खुद शाही शेर से चंद्र कबीले जाने की बात कही, और जब शाही शेर ने उससे चंद्र कबीले का पता पूछा तो उसने साफ तौर से नकारते हुए कहा कि उसे खुद चंद्र कबीले का पता नहीं मालूम। लेकिन अभी जो बात शाही शेर के दिमाग में घूम रही थी वो ये थी कि शाही जूनियर को किसी ने अगवा कर लिया था। इस बारे में सोचकर शाही शेर ने अपना पैर जोर से जमीन पर पटका। ठीक तभी उसे एक मधुर संगीत की आवाज सुनाई दी। ये उसके फोन की रिंगटोन थी। शाही शेर ने अपना फोन निकाल कर देखा तो किसी अनजान नंबर से फोन आ रहा था। क्या ये चंद्र कबीले के किसी व्यक्ति का होगा? शाही शेर ने मन ही मन सोचा। शाही शेर ने फोन उठा लिया। हालांकि फोन उठाने पर उसे जानी पहचानी आवाज ही सुनाई दी। ये आवाज थी शाही जूनियर की। अरे शाही शेर, आखिरकार तुम्हारा फोन लग ही गया, शाही जूनियर ने कहा। शाही जूनियर की आवाज सुनकर शाही शेर के चेहरे की निराशा एक ही झटके में गायब हो गई। शाही जूनियर, तुम ठीक तो हो? मुझे किसी ने रास्ते में ही रोक लिया, इसीलिए मैं समय पर नहीं पहुंच पाया। तुम अभी कहाँ हो? क्या तुम पर किसी ने हमला किया है? शाही शेर ने एक के बाद एक सवाल दागते हुए कहा। मैं सेंट सेबेस्टियन स्कूल के दरवाजे के पास खड़ी हूँ। मुझ पर हमला हुआ था, लेकिन उन्होंने गलत व्यक्ति को अगवा कर लिया। वो मेरी जगह राज को उठा ले गए। खैर, अभी आप यहाँ आ जाए तो वही बेहतर होगा, शाही जूनियर ने अपनी कहानी बताते हुए कहा। ये बात सुनकर शाही शेर को पूरी तरह से यकीन होने लगा कि चंद्र कबीले के लोग वाकई दिमाग से पैदल थे। मैं अभी वहां पहुंचता हूं। इस बार अब मैं वाकई 5 मिनट के भीतर पहुंच जाऊंगा, शाही शेर ने अपने दांत पीसते हुए कहा और अपनी तलवार पर सवार होकर हवा में तेज रोशनी के साथ गायब हो गया। ये किसी बिजली के झटके की वजह से नहीं हो रहा था। अभी 5 मिनट ठीक से गुजरे भी नहीं थे कि शाही शेर सेंट सेबेस्टियन स्कूल के दरवाजे पर पहुंच गए। इसके बाद उसने अपनी तलवार को अंदर ले जाना बेहतर न समझते हुए और शाही जूनियर को यहां से बाहर निकालने तक अपनी शक्तियों को खुद ही कम कर लिया। इसके बाद वो जल्दी से शाही जूनियर की तरफ बढ़ने लगा। शाही जूनियर, शाही शेर ने गले मिलते हुए कहा और उसे ऊपर से नीचे तक सही सलामती के लिए छू कर देखने लगा। ये देखकर उसने राहत भरी एक सांस ली। क्या शाही जूनियर वक्त पड़ने पर अपने साथी राज को बचा पाएगी? क्या शाही जूनियर को उसकी जिंदगी बचाने का कोई तरीका मिलेगा?